नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जबकि बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, दोनों में एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष में सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक दिया हुआ है। तो हम आज व्यक्ति विशेष में सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीए प्रथम वर्ष और बीए अंतिम वर्ष दोनों ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो दोनों ही कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चूंकि सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये लगभग सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में और अपने विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में बड़ा उपयोगी विषय वस्तु है। तो आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस को। वैसे सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन काल है, अगर उस जीवन काल के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं इनका जीवन काल 1897 से लेकर 1945 तक माना जाता है। मैं 45 इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद सुभाष कभी देखे नहीं गए, तो ये विवादास्पद स्थिति है। पर फिर भी इनके जीवन काल को जो भारतीय राजनीति के या विश्व इतिहास की घटनाओं में कहा जाए तो 45 तक का इनका व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए अपन 1897 से 1945 तक को सुभाष के रूप में याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। उस समय कटक बंगाल का हिस्सा था, वर्तमान में ये उड़ीसा में है। तो कहते हैं 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जो था वो नाम था जानकीनाथ बोस, जबकि माता का नाम था प्रभावती बोस। ये इनके पिता है और ये इनकी माता का नाम है। तो कहते हैं बचपन में ये कलकत्ता में पढ़े और इसके बाद आगे के उन्होंने उच्च अध्ययन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। तो इनका कहते हैं जो शिक्षा का जो जीवन काल है, शिक्षा का काल पूरी तरह से कलकत्ता और कैम्ब्रिज में संपन्न हुआ। अब इनके बाद में चूंकि सुभाष चंद्र बोस को अपन इतने महान व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं, इनका स्वतंत्रता में इतना बड़ा योगदान था कि कालांतर में, विशेष करके अभी वर्तमान भारत में आधुनिक दौर में, अभी नए कालखंड में समसामयिक घटनाओं में देखा जाए तो इनका जो जन्म तारीख है 23 जनवरी, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस किसकी जन्म जयंती है? सुभाष चंद्र बोस की, जो 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए थे। तो उन्हीं की याद में 23 जनवरी को हम हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। अब इनकी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक जीवन, जो बचपन का जीवन है, उनके बारे में अगर पढ़े तो कहते हैं कि एजुकेशन का दायरा बहुत उच्च था। ये मेधावी छात्र थे। 1919 तक उन्होंने बीए कर ली थी, यानी ये स्नातक हो गए थे। यानी इन्होंने 1919 तक ग्रेजुएट लेवल पार कर लिया था। फिर ये 1920 में गए, तो 1919 में ही थे। 1920 में ये इंग्लैंड गए और वहां से आईसीएस का एग्जाम दिया और ये 4th रैंक पर रहे। इनकी रैंक कौन सी थी? 4th रैंक थी। और चौथे नंबर पर पहले ही प्रयास में इन्होंने 4था स्थान हासिल किया उस समय, जो उस कालखंड में किसी भारतीय द्वारा स्थान हासिल करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कहते हैं उन्होंने आईसीएस का एग्जाम भी 1920 में कर लिया था। 1920 में भारत आए आईसीएस करने के बाद, पर 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें ये अंग्रेजों की जो गुलामी वाला नौकरी थी ये पसंद नहीं आई, जबकि उस समय की ये सबसे बड़ी नौकरी थी। ये कलेक्टर बन गए थे, लेकिन 1921 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र दिया साम्राज्यवादी विरोधी नीतियों के कारण। ये साम्राज्यवाद के हमेशा विरोधी रहे थे। तो कहते हैं 1921 में इन्होंने ये दिया। अब 1921 के बाद में ये लगभग भारतीय राजनीति से जुड़े और इनके गुरु का नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास।
देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में रहने से, यानी सीआर दास अपन जिनको पढ़ते हैं वो सीआर दास ही थे, तो इनके संपर्क में रहने से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ रुख किया और कहते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय का जो प्रख्यात आंदोलन चल रहा था उस कालखंड में, और उस आंदोलन का हिस्सा बनने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गांधी के साथ जुड़ गए। और उस समय का उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो गांधी के असहयोग आंदोलन से ये जुड़ गए। शुरू में ये गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, पर कहते हैं कि गांधी जी और इनके बीच में मनमुटाव की जो स्थिति आती है वो एक तो इनकी नीतियों के कारण, गांधी जी उदारवादी थे जबकि सुभाष जो थे वो थोड़े से उग्रवादी विचारधारा के थे, इसलिए इनके विचारों में भी बेमेल था। फिर भी वो गांधी को बहुत मानते थे और उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। लेकिन घटना हुई 1922 में, फरवरी की घटना है, इससे 5 फरवरी की है, उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हुआ। इस घटना के बाद गांधी और सुभाष के मतभेद खुलकर के सामने आ गए। हुआ क्या, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी का साफ कहना था कि इस आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है, तो हिंसा की वजह से मैं असहयोग आंदोलन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जबकि सुभाष का मत था कि एक छोटी सी घटना के कारण पूरे हिंदुस्तान ने जो आंदोलन शुरू किया है असहयोग आंदोलन, और उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के समय ही लग गया था लगभग अंग्रेजों को भी ये आवाज था कि अब हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसी जल्दबाजी वाली स्थिति में उन्होंने जो डिसीजन लिया आंदोलन कैंसिल का, उससे सीआर दास भी नाराज हुए और विशेष करके सुभाष भी नाराज हो गए। सुभाष ने कहा था कि गांधी जी किसी भी आंदोलन की शुरुआत बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं, यूं लगता है कि रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आने वाला होता है वो बैकफुट पर चले जाते हैं। ये हर आंदोलन के संदर्भ में सुभाष इनके बारे में कहते हैं और वास्तव में ये चीज आगे हुई भी। अब क्या हुआ, इसके बाद ये थोड़े से इनसे विमुख हुए, पर इनके बाद ज्यादा कालखंडों में इनका कुछ नहीं हुआ। पर उनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कि ये प्रारंभ में देखा जाए तो इसी के बाद कांग्रेस के सदस्य बन गए थे और कांग्रेस में बड़े लोकप्रिय भी थे। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय थी उसके लोकप्रिय सदस्य थे। पर घटना घटित हुई 1938 ईस्वी में। कहते हैं सुभाष के जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन। और इस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। तो कहते हैं 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, तब गांधी जी और इनके विचारों में मेल नहीं था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष अध्यक्ष बने, लेकिन बन गए। तो गांधी जी ने फिर भी शांति वाला रास्ता अख्तियार कर रखा था कि 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे। जैसे तैसे अध्यक्ष की परिपाटी पूरी हुई। लेकिन एक ध्यान रखना, सुभाष जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब हिंदुस्तान में एक नई चीज हुई है, और वो चीज पहली बार देखने को मिली कि अब तक कितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी राजपुताना में प्रजामंडल आंदोलनों को इतना समर्थन नहीं दिया जितना सुभाष के अध्यक्ष बनने के बाद में हुआ। सुभाष ने खुले रूप में प्रजामंडल आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया, यानी कि देसी रजवाड़ों में जो आजादी के लिए प्रयास शुरू हो रहे थे उन प्रयासों को समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। तो कहते हैं प्रजामंडल आंदोलनों को भी सपोर्ट मिलने लगा। भारतीय स्तर पर ये चीजें आवाज उठाई गई तो वो भी सुभाष के कार्यकाल में उठाई गई। अब क्या हुआ, 1938 के बाद एक नया कालखंड आया 1939 का। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ, सुभाष पहले 38 में चुन लिए गए थे। गांधी जी और इनके मतभेद थे, बन नहीं रही थी बराबर। गांधी ने भी सोचा इस साल जैसे तैसे निकाल रहे हैं, लेकिन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में वापस इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन हुए तब सुभाष ने कह दिया कि वो वापस इलेक्शन लड़ेंगे, यानी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वापस नॉमिनेशन दायर कर दिया। अब इस बात से खफा हो गए गांधी ने कहा कि अगर ये वापस बनते हैं तो 1 साल उनको और चीज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि विचारों में मतभेद था। ये थोड़े उग्रवादी विचारों के थे, उग्र स्वभाव के थे, और वो उदारवादी के थे। तब गांधी ने इस बात को अपने खुद के
सम्मान के जरिए जोड़ दिया। और गांधी ने अपना एक व्यक्तिगत आदमी, जबकि गांधी की उस समय कांग्रेस में बहुत बड़ी, कहते हैं कि बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा रेस्पेक्ट था, सब आदर से देखते थे, लेकिन गांधी ने इस विषय में उलझ करके थोड़ा सा अपना रेस्पेक्ट कम से कम किया उस दायरे में देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने इसे नाक का सवाल बना दिया 1939 के इलेक्शन को। और उन्होंने अपना खुद का एक आदमी दक्षिण भारत का था, पट्टाभी सीतारामैया, ये गांधी समर्थित नेता था। तो पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में खुद की तरफ से नॉमिनेशन करवा दिया। यानी अब गांधी का अधिकृत आदमी पट्टाभी सीतारामैया इलेक्शन लड़ रहा है और एक तरफ सुभाष लड़ रहा है। लेकिन सुभाष उस समय बड़े लोकप्रिय थे, इस बात से हम इनका आकलन कम नहीं कर सकते। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सुभाष का बोलबाला ज्यादा ही था। गांधी ने यहां तक कह दिया कांग्रेस के नेताओं को कि ये जो इलेक्शन है ये पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस सुभाष नहीं है, बल्कि ये सुभाष वर्सेस गांधी है। यानी कि उन्होंने इस इलेक्शन को खुद के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। अब पट्टाभी सीतारामैया गांधी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी, सुभाष भी उतरे, इलेक्शन हुआ और पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो गए, यानी हार गए। अब ये गांधी के लिए बहुत बड़ा सदमा था कि उनका खुद का अधिकृत आदमी ही हार गया। इलेक्शन चुनाव हो गया, सुभाष चुन लिए गए। तब कहते जब इनकी बैठक हुई तो गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस लग गई। जबकि ये बात ऐसी कुछ थी ही नहीं, या तो इलेक्शन में उतरना नहीं था, और इलेक्शन में थे तो गांधी तो इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि उनको तो किसी पक्ष बाजी में उलझना भी नहीं था, किसी पक्ष किसी का लेना नहीं था, वो तो सबके लिए आदरणीय थे। और फिर भी उन्होंने लिया तो यहाँ उनकी पराजय हुई। तो उन्होंने खुद के स्तर पे पराजय संभाली, खुद का सम्मान उन्होंने कम करवाया। तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो सुभाष ने कहा कि आपको कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप कांग्रेस छोड़ने तक की बात में आते हो तो सुभाष ने कहा मैं खुद इस्तीफा दे देता हूं। तो 1939 ईस्वी में सुभाष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की? एक नया दल बनाया, नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में इन्होंने कर दी। अब ये कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा लीक से हट करके अलग योजना बना रहे हैं। क्या योजनाएं थी उसको अपन पढ़ते हैं, तब तक एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब 1939 ईस्वी में सुभाष द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1939 में किसकी स्थापना हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद ये थोड़े से एग्रेसिव मोड में आ गए। अब उनके पीछे कांग्रेस वाला कोई बंधन नहीं था। इस वजह से उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर भारत को आजादी दिलानी है तो विदेशी शक्तियों का सहयोग अब लेना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी सब नीतियों, क्योंकि ये साम्राज्यवाद के बड़े धुर विरोधी हो गए, पहले भी थे लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद में तो ये साम्राज्यवाद के धुर विरोधी माने जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि अपने जो योजना बना रही है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना दिया जाता है। लेकिन बाद में कहते हैं जेल में इनकी हालत खराब हुई तो बाद में इनको जेल से बाहर निकाल करके अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया कलकत्ता में। आज का कोलकाता, उस समय का कलकत्ता। तो कहते हैं ये घटना 1940 की है। लेकिन सुभाष अपने काम से विमुख होने वाले नहीं थे। उन्होंने जो ठान रखा था वो उनको करना था। इसलिए कहते हैं एक दिन ये अपने घर से चुपचाप फरार हो गए और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए सीधे पाकिस्तान के पेशावर पहुंचे। उस समय पेशावर हिंदुस्तान का भाग था। तो ये कहां पहुंचे? पेशावर पहुंचे। पेशावर से ये काबुल गए। काबुल से ये वायुयान के माध्यम से मॉस्को पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि मॉस्को जाकर के रूस, सोवियत संघ उस समय उनकी सहायता से भारत में कहते हैं कि आजादी की तरफ लड़ाई लड़नी है, उनमें सहयोग लूंगा। लेकिन
चूंकि मॉस्को रूस का हिस्सा है, सोवियत संघ उस समय द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में ये इंग्लैंड के साथ था, और चूंकि भारत में सुभाष की लड़ाई ही अंग्रेजों से थी, तो उन्हें लग गया कि जब सोवियत संघ अंग्रेजों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहा है तो ये हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो वहां से थोड़ा सा निराश होकर के ये मॉस्को के बजाय बर्लिन आ गए। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, और चूंकि जर्मनी का उसमें बहुत बड़ा लीडर हिटलर अंग्रेजों से ही लड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि मैं बर्लिन के माध्यम से देश में आजादी, हिटलर का सहयोग ले लूंगा और सेना के माध्यम से वहां घुस जाएंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। लेकिन उस समय हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, तो उसने थोड़ा सा संकेत किया कि हो सकता है युद्ध के बाद अपन इस चीज पर विचार करें, लेकिन युद्ध का इंतजार नहीं कर सकते थे कि युद्ध खत्म कब होगा। तो सुभाष ने बर्लिन से एक रेडियो पे भाषण भी दिया था और गांधी को संबोधित भी किया था, और गांधी को कहा भी था महात्मा। तो कहते हैं कि उन भाषण के बाद में कहा था कि हम आ रहे हैं, लेकिन ये बर्लिन से भी वापस चले गए टोक्यो। अब उनका जो अगला टारगेट है वो टोक्यो से ही होगा। अब टोक्यो पहुंचे, उसी समय कहते हैं कि यहां राष्ट्रविहारी बोस एक संगठन खड़ा कर रखा था INA। दूसरा उसी समय एक संगठन और था आजाद हिंद फौज, जिनको बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज और ये चीजें, अब इन दोनों का विलय होता है और कहते हैं ये सब चीजें डायरेक्शन में आ जाती है सुभाष के। तो इनका सुभाष जन्मदाता तो नहीं है, लेकिन इनका नियंत्रण, इनका नेतृत्व अब सुभाष को सौंपा जाएगा। तो अब ये आजाद हिंद फौज के लीडर हो जाते हैं। अब टोक्यो से वो रास्ता देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो कहते हैं ये वाया बर्मा होकर के आएंगे। तो सिंगापुर में लगभग इन्होंने नेतृत्व संभाला था, और वहीं से एक बहुत बड़ा उद्वेलित नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। कौन सा नारा था? दिल्ली चलो। तो आजाद हिंद फौज के माध्यम से ये यहाँ आ रहे हैं और दिल्ली चलो का नारा दिया गया कि बर्मा के रास्ते हिंदुस्तान में घुसे थे, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक आ गए थे जीते जीते, लेकिन सामने अंग्रेजी सेना आई, इस वजह से इनको पीछे हटना पड़ा। जापानी सेना भी पराजित हुई। तब कहते हैं कि वापिस बैकफुट पर चले गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने वापिस अपनी योजना बनाई। लेकिन उसी समय कहते हैं कि वहां से सीधे ताइवान पहुंचे थे। वर्तमान में जो ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच चल रहा है, तो वहां ताइवान पहुंचे और ताइवान से इन्होंने वायुयान में यात्रा की। ये लगभग घटना है अगस्त 1945 की। और कहते हैं कि जिस समय इन्होंने ये यात्रा की अगस्त 1945 की, उसके बाद जो सुभाष है वो कभी देखे नहीं गए। कहते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। पर यह विवादास्पद है, क्योंकि उन्हें कभी न तो उनके कोई अवशेष देखे गए, कोई प्रमाणित उल्लेख इसमें नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु की जो दिनांक है वो थोड़ी विवादित मानी गई है। पर एक चीज है, इस सब चीजों घटनाओं से पता लगती है कि सुभाष वो जांबाज हिंदुस्तानी पुत्र था जिसने देश की आजादी के लिए न केवल देश में प्रयास किए, पर जब देश में उसके प्रयास सफल नहीं हुए तो उन्होंने विदेशियों से भी प्रयास करके कैसे भी देश को आजाद करवाने के लिए वो जीवन भर संघर्षरत रहे। तो ये प्रकार से वो सन्यासी है, ये सन्यासी ही माने जाते हैं। ये प्रारंभ में भी आध्यात्मिक थे। तो कहते हैं भारत का वो लाडला सपूत है ये सुभाष, जिस सुभाष ने भारत की आजादी के लिए मृत्यु तक पूरा जीवन खपा दिया देश की आजादी के लिए। ऐसा सपूत कहते हैं कि युगों बाद पैदा होते हैं, और ये चीज है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक्स को लेकर के आए थे वो था सुभाष चंद्र बोस का। ये BA प्रथम वर्ष वालों के लिए और BA अंतिम वर्ष वालों के लिए, दोनों के लिए ये पाठ्यक्रम में बहुत उपयोगी विषय वस्तु है, और दोनों के बारे में ही, उनके बारे में सवाल दोनों ही पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आज सुभाष चंद्र बोस के साथ इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार। Thank you.